जय हिंद, वेलकम टू वाइटर एकेडमी। तो अपन लोग जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहली चीज आप लोग ये सुन लें कि जो अपना फंक्शन का जो ग्राफ होता है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ होता है, ये दोनों एक दूसरे के जो एक स्ट्रेट लाइन होती है ना y = x, उसके सिमेट्रिक होते हैं ये ग्राफ। हालांकि अपन को इतना दिमाग लगाना नहीं है, लेकिन फिर भी आप इतनी चीज ध्यान में रखें कि फंक्शन का और इनवर्स फंक्शन का, ठीक है ना, ये दोनों ग्राफ y = x वाली जो लाइन होगी उसके सिमेट्रिक होंगे, ठीक है ना भाई। जैसे कि y = x वाली लाइन आपकी ये आपका ग्राफ मान लो फंक्शन का ऐसा बन रहा है, तो इनवर्स फंक्शन का जो ग्राफ है ना वो इसी लाइन का मिरर इमेज बनेगा। क्या बनेगा भाई? मिरर इमेज बनेगा। जैसे ये वाला ग्राफ ऐसा है तो इधर ये वाला ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है कि तो अगर फंक्शन का ग्राफ जो भी है, ठीक है ना, इनवर्स फंक्शन का ग्राफ y = x वाली लाइन में क्या बनेगा? मिरर इमेज बनता है, ठीक है ना भाई। हालांकि अपने को इतना डिटेल में जाना नहीं है, लेकिन आप लोग ये वाली बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इस साल ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, तो पता नहीं वो क्या पूछ ले, तो छोटी छोटी बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। अभी तक तो नहीं आती थी, लेकिन अब आप लोग ये वाली बातें भी ध्यान में रखेंगे। तो लिखें सबसे पहली चीज यही वाली, ठीक है भाई, ग्राफ ऑफ फंक्शन। बोर्ड पे ये पढ़ो, ऐसे नोट कर लोगे ना। तो ग्राफ ऑफ फंक्शन हेडिंग क्या है? हेडिंग कुछ भी नहीं है, बस आप यहाँ पे देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखो डायरेक्टली, ठीक है ना, शुरू हो गई, यहीं से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। देखो ग्राफ ऑफ फंक्शन एंड ग्राफ ऑफ इट्स इनवर्स, ग्राफ ऑफ फंक्शन एंड ग्राफ ऑफ इट्स इनवर्स। मतलब अपन को इस साल कुछ चीजें ऐसी भी पढ़नी पड़ेगी जो ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है। अभी तक क्या होता था कि 12th में ये चीज नहीं आती तो अपन उस पर ध्यान नहीं देते थे, है ना, अब अपन को ध्यान देना पड़ेगा। तो ग्राफ ऑफ फंक्शन एंड ग्राफ ऑफ इट्स इनवर्स इज सिमेट्रिक, ग्राफ ऑफ फंक्शन एंड ग्राफ ऑफ इट्स इनवर्स, ऐसा तो मैं बोल रही हूं। चलो ये तो लिख लो, ग्राफ ऑफ इट्स इनवर्स इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक को अपन मिरर इमेज भी बोल सकते हैं। सिमेट्रिक बोल दो या फिर क्या बोल दो भाई? मिरर इमेज, ठीक है ना, मिरर इमेज। About y = x line, about y = x line, about y = में x line, ठीक है ना भाई, ये स्टोरी है। तो चलो देखो, ठीक है। तो अपन लोगों ने ये तो पढ़ लिया था कि इनवर्स फंक्शन तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जबकि फंक्शन क्या हो गई? बाइजेक्टिव, है ना भाई। तो अपन लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? एक और चीज लिख लेते हैं, उन्हीं फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, कैसे ही आएगा लाइट का लाइट ज्यादा है, ठीक है। देखिए आगे, उन्हीं फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है जो क्या होते हैं? बाइजेक्टिव होते हैं। ये सब पुरानी बातें हैं ना, मैं दोबारा बता रहा हूँ। उन्हीं फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है जो बाइजेक्टिव होते हैं। जो क्या होते हैं? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब सबको मालूम है, भूल तो नहीं गए। बाइजेक्टिव मीन व्हाट? 1/2 जो बाइजेक्टिव होते हैं। आगे का फ्रेमवर्क ठीक है। तो उन्हीं फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है जो क्या होते हैं भाई? बाइजेक्टिव होते हैं, ठीक। अब अपन लोग बात करते हैं सबसे पहले sin x की। sin x की मुझे sin x का इनवर्स फंक्शन निकालना है, ठीक है। स्टार्टिंग के 2-3 जो मैं इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मैं काफी आराम से पढ़ाऊंगा ताकि बाद के पढ़ाने में मेरे को टाइम ज्यादा ना लगे, है ना भाई।
स्टार्टिंग लेक्चर से समझो, आपको बाकी चीजें काफी इजी लगेंगी। और बस कुछ ज्यादा नहीं है, ये ज्यादा है ही नहीं, अपने को 3 दिन में ये चैप्टर खत्म करना और आराम से होगा। वैसे तो 2 दिन में ही है, लेकिन अपन लोग थोड़ा सा घसीटेंगे, है ना भाई। तो बात करेंगे अपन लोग sin x की। तो sin x का इनवर्स निकालना है। f of x इक्वल टू में sin x है, तो सबसे पहले तो इसका इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जबकि ये क्या हो, बाइजेक्टिव, है ना भाई। तो अपन लोग सबसे पहले बनाते हैं sin x का ग्राफ और देखते हैं बाइजेक्टिव है कि नहीं है ना भाई। तो sin x का जो ग्राफ होता है वो अपन लोगों ने देखा भी था, क्वेश्चन भी करे थे पिछले लेक्चर में। तो समथिंग लाइक दिस ऐसा कुछ जाता है ना भाई। ये sin x का ग्राफ हो गया, ये अपना होता है -π/2, ये हो गया 0, ये क्या हो जाता है π/2, ये कितना हो जाता है पाई, फिर ये 3π/2, ये 2π। तो आगे के छोड़ो। तो फिलहाल क्या एक फंक्शन जो है जो sin x है वो क्या बाइजेक्टिव है या नहीं है? ये बाइजेक्टिव फिलहाल तो नहीं। बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 और क्या 1 2, है ना भाई। तो ये 1 1 फंक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है और ना ही फिलहाल 1 2 फंक्शन है। तो 1 1 1 2 बनाने के लिए आपको इसकी डोमेन और कोडोमेन को फिक्स करना पड़ेगा, है ना भाई। 1 1 होने के लिए क्या कंडीशन बताई थी कि अगर यदि अपन लोग ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो वो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए? एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए, एक से ज्यादा पे नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल अगर यदि आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है ना भाई। तो आप सोचें इतना छोटे से छोटा मतलब इतना बड़े से बड़ा वाला पार्ट निकालो जिसमें एक ही लाइन में मतलब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट निकले लाइन का, हॉरिजॉन्टल लाइन का। तो अगर यदि मैं ग्राफ को इधर से इधर तक हटा दूं और इधर से ये वाला पोर्शन हटा दूं तो अब क्या फंक्शन 1 1 हो गया? अब हो गया नहीं। अगर हल्का सा भी इधर से आगे घुमा, हल्का सा भी घुमाया, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएगा और फंक्शन 1 1 नहीं होगा। और हल्का सा आपने इधर घुमाया इस तरफ तो भी अगर आप इधर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे तो एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएगा और फंक्शन 1 1 नहीं होगा। इसलिए -π/2 से हल्का सा भी पीछे नहीं जा सकते और π/2 से हल्का सा भी आगे नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो ये फंक्शन 1 1 हो गया। अब आपको क्या बनाना है भाई 1 2। बाइजेक्टिव की कंडीशन क्या होती है 1 1 1 2। 1 1 तो बन गया, अब क्या बनाना है आपको 1 2। 1 2 बनाने के लिए कोडोमेन कितनी लेनी पड़ेगी? फिलहाल जब क्वेश्चन में कोडोमेन कुछ नहीं दी होती तो हम क्या लेके चलते हैं कैपिटल R, लेकिन मुझे कोडोमेन और रेंज को इक्वल करना है। तो इतने ग्राफ में जितनी रेंज है वही आप कोडोमेन ले लो, तो रेंज और कोडोमेन अपने आप इक्वल होंगी ही होंगी, होना ही पड़ेगा उनको, है ना भाई। जो रेंज निकल रही है वही कोडोमेन ले लेंगे। तो रेंज क्या निकल रही है sin x की बताओ क्या है? -1 to 1। तो हम कोडोमेन भी -1 to 1 ही लेंगे, तभी तो फंक्शन 1 1 1 2 होगा। तो इसको अपन बाइजेक्टिव बनाने के लिए और बाइजेक्टिव क्योंकि बाइजेक्टिव नहीं होगा तो इनवर्स ही नहीं निकलेगा। इसके बाइजेक्टिव होने के लिए मुझे इसकी जो डोमेन है ना वो करनी पड़ेगी -π/2 से π/2 तक, है ना, ठीक है ना। मुझे इसकी जो डोमेन है वो करनी पड़ेगी -π/2 से π/2 तक और जो कोडोमेन है वो क्या करनी पड़ेगी -1 से 1 तक। अब क्या फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया? बिल्कुल हो गया। क्या अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल, अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना भाई। तो इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे सुनना जरा ध्यान से। तो मैंने आपको बताया था कि f of x को हम क्या ले लेंगे y इक्वल टू में sin x, f of x को y ले लिया। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि क्या करते हैं अपन लोग इसमें x की वैल्यू y के टर्म में निकालते हैं, याद है ना, भूल तो नहीं गए। तो sin अकेला इधर आके क्या हो जाएगा sin इनवर्स y इक्वल टू में कितना x, और x को हम क्या लिख सकते हैं? अब y इक्वल टू f of x ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो भाई? y की प्लेस में आप f of x की प्लेस में आपने y लिया कि नहीं लिया? y इक्वल टू f of x हो गया, तो f अकेला इधर आके क्या हो जाएगा f इनवर्स y इक्वल टू में x। मैंने आपको बहुत पहले ही पढ़ा दिया था, ये सबको पता है ना, भूल तो नहीं गया कोई, ठीक है ना। यहां पे x की प्लेस पे मैं क्या लिख दूंगा y इक्वल टू f of x होता है कि नहीं होता है ना। इधर भी देखो मैंने f of x की प्लेस में क्या पुट कर दिया y, है ना भाई। y इक्वल टू f of x है तो अकेला f अगर दिया आप इधर लेके आओगे तो f इनवर्स हो जाएगा, है ना। f इनवर्स को अपन 1/f लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना, है ना भाई। ये थोड़ी सी कंडीशन है प्रोबेबिलिटी। तो x इक्वल टू f इनवर्स y, तो यहां पे मैं इस x की प्लेस पे क्या लिख दूंगा f इनवर्स y। तो sin इनवर्स y इक्वल टू में कितना हो गया भाई f इनवर्स y। अच्छा भाई, अगर y है तो y की प्लेस में मैं x लिख दूं तो ऐसे लिख सकता हूं f इनवर्स x इक्वल टू में sin इनवर्स x। क्या दिक्कत है? y की प्लेस पे क्या पुट कर दिया? मैं f इनवर्स t को क्या sin इनवर्स t लिख सकता हूं? बिल्कुल। मैं f इनवर्स u को sin इनवर्स u
लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता है। f इनवर्स m को क्या मैं sin इनवर्स m लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब कुछ नहीं करना, मैं x की प्लेस पे कोई भी वेरिएबल अपने मन से चेंज कर रहे हैं तो उसको करने में तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं है, ठीक है ना। ये आपका फंक्शन होता है। लेकिन ध्यान रखना, आपको एक चीज का ध्यान रखना, जब अपन लोग इनवर्स फंक्शन निकालते हैं तो आपको पता है ना कि x और y एक्सचेंज हो जाते हैं, ये मालूम है ना भाई, है ना। आपको देख सकते हो मैंने y की प्लेस पे क्या रख दिया, x रख दिया, y की प्लेस पे क्या रख दिया, x रख दिया। जब इनवर्स फंक्शन निकालते हैं ना हम लोग, x और y क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज। अच्छा x और y एक्सचेंज होने का मतलब समझ लो ना, क्या एक्सचेंज हो जाएगा, x और y एक्सचेंज होने का मतलब समझ लो ना, क्या एक्सचेंज हो जाएगा, डोमेन रेंज बन जाएगी और रेंज डोमेन बन जाएगी। क्या ये वाली बात समझ हुई कि नहीं, हाँ नहीं हुई। आपको सोचो कि x क्या होता है, x क्या होता है, डोमेन, ये पढ़ा होगा आपने, x क्या होता है, डोमेन, और y क्या होता है भाई, रेंज। y की वैल्यू जो मिलती है अपन को, y की वैल्यू जहां से जहां तक जा सकती है वो रेंज है, और x क्या होता है भाई, डोमेन होता है। अगर आप x और y को एक्सचेंज करोगे तो ऑब्वियसली डोमेन और रेंज भी क्या हो जाएंगी, एक्सचेंज होगी कि नहीं होगी। अब बात समझ में आई, कभी भी दिक्कत है, ये सब रिलेटेड की कहानी है, थोड़ी सी है ना भाई, ध्यान रखना ठीक है। तो अब मैंने बता दिया ना भाई, x मतलब डोमेन और y मतलब क्या, रेंज। अगर आप यहाँ पे x और y एक्सचेंज कर रहे हो, x और y एक्सचेंज कर रहे हो तो डोमेन रेंज में बदल जाएगी और रेंज जो है वो डोमेन में बदल जाएगी, मतलब दोनों चीजें एक्सचेंज हो जाएगी। तो फिलहाल मेरा f का जो फंक्शन था, ध्यान से सुनना है, f का जो फंक्शन था वो -π/2 से π/2 डोमेन थी। अब आपने इनवर्स निकाल लिया, तो इनवर्स फंक्शन के लिए आपका जो फंक्शन होगा वो कहां से कहां तक जाएगा, इनवर्स वाले। आपका जो डोमेन है वो काय में बदल जाएगी, रेंज में, और जो रेंज है वो काय में बदल जाएगी, डोमेन में। मैं क्या लिखूंगा, f इनवर्स -1 to 1 और टेंड्स टू कितना भाई, -π/2 से, ठीक है ना। क्या ये वाली बात भी समझ में आ गई। तो ये होती है पूरी इतनी कहानी इनवर्स फंक्शन की, जो कि आपको याद करना है, पूरा प्रूव करवाया था, ठीक है ना भाई। फॉर्मूला नहीं, मतलब ये कंडीशन है। sin इनवर्स x में अगर यदि फंक्शन क्या है आपका, sin इनवर्स x है, तो उसकी जो डोमेन होगी वो -1 to 1 होगी। sin इनवर्स ठीक है ना भाई। तो जो sin इनवर्स x की हमारी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, -1 to 1, और जो रेंज होगी इसकी वो कितनी होगी, -π/2 से π/2। आपको इतनी कहानी याद करनी पड़ेगी, ये मैंने पूरी यूज करा दी, तो आपको इसका रिपीटेशन करना पड़ेगा, याद ही होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इस साल तो इस पे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि और तो सिलेबस में है ही नहीं। और sin इनवर्स, cos इनवर्स और tan इनवर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 100% यहां से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना भाई, 100%, 99 भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन तो आने ही आना है। और इतना तक सिलेबस में तीन सिलेबस में 6 है टोटल, जिनमें से तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन तीनों में से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, देख ले। हां ठीक है। अब अपन इसको थोड़ा सा आप लोग यहां तक ले लो, मैं इसको अच्छे से जमा देता हूं। अभी तक कैसे होता है, सबको समझ में आ गई कहानी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक।